ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में द ललन टॉप एक बहुत बड़ा नाम है। अभी हाल ही में ललन टॉप पर विकास दिव्यकीर्ति सर का एक इंटरव्यू लिया गया। 1.5 घंटे के इस इंटरव्यू में ज़्यादातर उनसे पर्सनल सवाल पूछे गए। सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये इंटरव्यू इंटरेस्टिंग इसी लिहाज से था क्योंकि हम अभी तक दिव्यकीर्ति सर को उनकी यूपीएससी क्लासेस की ही वजह से जानते आए थे, लेकिन पहली बार उनकी पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर रोशनी डालने की कोशिश की गई। वैसे तो इंटरव्यू में कई सारी बातें नोटिस करने लायक थीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इंटरव्यू में काफ़ी देर तक फिलॉसफी के बारे में बात हुई। स्फोटवाद का जिनका सिद्धांत था, स्फोटवाद बौद्धों में ही आता है। नागार्जुन बौद्ध ही है, लेकिन नागार्जुन का मुख्य दर्शन माध्यमिक शून्यवाद है। शंकर और नागार्जुन का दर्शन इतना समान है कि लोग शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। अद्वैत वेदांत फिलोसफी का नाम है। तो यह पश्चिम में हीगेल जिस लेवल पे बात करता है, बर्कले लगभग वही बात करते हैं वो लोग भी। सौरभ त्रिवेदी जो कि इंटरव्यू के होस्ट थे, उन्होंने विकास सर से पूछा कि दर्शन को समझने के लिए सबसे आसान किताब कौन सी है। दिव्यकीर्ति सर ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें भारतीय दर्शन की किताबें पढ़नी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने मैट्रिक्स ट्रिलॉजी देखी। 3 पार्ट्स में बनाई गई ये फिल्म काफ़ी हद तक शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थी। वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ऑडियंस में से एक जर्नलिस्ट को उनकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कुछ दिन पहले वो फिल्म देखी है जो वो मैट्रिक्स। हाँ, तो मैट्रिक्स वही शंकराचार्य की फिलोसफी है बेसिकली। नहीं सच में है। हाँ वही तो है, मैट्रिक्स तो वही है। उसे विकास सर की ये बात स्टूपिड लगी होगी शायद कि हॉलीवुड की इतनी महान फिल्म भारतीय दर्शन से प्रोत्साहित होकर कैसे बनाई जा सकती है। उसका विकास सर पे हंसना कॉन्डिसेंडिंग था। उसे विकास सर का स्टेटमेंट स्टूपिड लगा था क्योंकि विकास सर ने मैट्रिक्स की तुलना नागार्जुन के माध्यमिक शून्यवाद से की थी, जिसे बाद में और भी गहराई से शंकराचार्य ने समझाने की कोशिश की है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन मूवी में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म भारतीय दर्शन पर कैसे आधारित हो सकती है। आखिर था ही क्या हमारे दर्शन में ऐसा जिस पर हॉलीवुड फिल्म बनाए। आइए डिस्कस करते हैं। असल में मैट्रिक्स एक ऐसे नायक की कहानी है जिसे धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा है शायद वो दुनिया असली नहीं है, बल्कि किसी सिमुलेशन जैसी है, किसी स्वप्न की तरह, किसी मायाजाल की तरह। ये जानने के बाद वो मायाजाल से निकलकर असली दुनिया में जाने की कोशिश करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि असल में जिस चीज़ को वो अपनी रियलिटी समझ रहा था, अपनी दुनिया समझ रहा था, असल में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों का बनाया हुआ एक सिमुलेशन भरी है जिसे उसके ब्रेन को कनेक्ट कर दिया गया है और वो एक सपना देख रहा है उस रियलिटी का जिसे वो सही समझता आया है। पहली नज़र में सरफेस पर यह फिल्म किसी साई-फाई फिल्म के जैसी ही लगती है जिसका दर्शन से कोई भी दूर दूर तक का संबंध नहीं नजर आता, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो ये फिल्म हिंदू दर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर वाचाउस्की ब्रदर्स ने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि उनके जीवन पर हिंदू दर्शन का काफ़ी प्रभाव रहा है। विकास सर भी आगे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे स्वप्न का हर चरित्र हालांकि मेरे दिमाग का गढ़ा हुआ ही है, लेकिन उन चरित्रों को ये बात नहीं पता कि वो वास्तविक हैं या किसी सपने की उपज है। जिस तरह हमारे सपने में हम कभी भी अकेले नहीं होते, बल्कि और भी कई चरित्र होते हैं और वो चरित्र ये कभी नहीं जान सकते कि वो वास्तविक हैं या नहीं, उसी तरह हमारी रियलिटी भी है। What is real? How do you define real? अगर हम सभी किसी बिगर एंटिटी के सपने के चरित्र भर हों तो हम क्या कभी ये बात जान पाएंगे कि हम वास्तविक हैं या महज सपनों के किरदार भर हैं। 18वीं शताब्दी के दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल ने यही बताने की कोशिश की थी। उनका दर्शन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हमें यही समझाने की कोशिश करता है। उनका मानना था कि सत्य असल में पूरा है, आधा अधूरा नहीं हो सकता। किसी भी एक पार्ट को दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी जिसमें हर सवाल का जवाब अलग अलग से आपस में कनेक्ट होकर एक पूरी तस्वीर बनाए।
हीगल ने असल में कांट की ही आधी अधूरी तस्वीर को पूरी करने की कोशिश की थी। कांट ने इस दुनिया को दो भागों में बांटा है, फेनोमेना जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, और न्यूमेना जो हमारी जानकारी के बियॉन्ड है, जिसे जाना नहीं जा सकता। वो रियल है भी या नहीं, बस कयास भर लगाए जा सकते हैं। यहीं पर हीगल इनसे असहमत नजर आते हैं। हीगल के हिसाब से अगर हम जानते हैं कि न्यूमेना एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि वो अननोएबल नहीं है। मतलब अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी से एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की विचारधारा निकल कर आई, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो सब संभव है। यहाँ से हीगल ने एक लॉजिक निकाला कि रियलिटी एक रैशनैलिटी है, मतलब एक विचार भर है, किसी आइडिया की तरह। जब हम एक पेंसिल को देखते हैं तो हम असल में हमारे वो आइडियाज़ जो पेंसिल के बारे में हैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो पेंसिल लंबी है या छोटी है, शार्प है या ब्लंट है, इन आइडियाज़ से अलग होकर पेंसिल का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ये आइडिया कि पेंसिल क्या है वो पेंसिल में ही रहता है, वो पेंसिल उतनी ही है जितना हम उसे जानते हैं। इसके आगे हीगल ने दुनिया को ऐसे डिस्क्राइब किया कि ये दुनिया एक एब्सोल्यूट मस्तिष्क के कल्पना का मैनिफेस्टेशन है, और शायद उसी एब्सोल्यूट को धार्मिक भाषाओं में भगवान की संज्ञा दी गई है। शंकराचार्य ने हीगल से लगभग 2000 साल पहले इसी दर्शन को समझाने की कोशिश की थी, जिसे उन्होंने विशेष अद्वैतवाद का नाम दिया था कि असल में ये दुनिया मैनिफेस्टेशन है किसी और डायमेंशन में बैठे हुए किसी असीम का, जिसे साधारण भाषा में ईश्वर कहा जा सकता है। ये मूवी इसी दर्शन को एक्सप्लोर करती नजर आती है। जैसे जैसे नियो, जो कि इस फिल्म का नायक है, अपनी एनलाइटमेंट की जर्नी में आगे बढ़ता है, उसका सामना और भी कई लेवल के सत्य से होता जाता है। कहते हैं इसी तरह से आज से 2000 साल पहले किसी राजा का एक बेटा था। राजा को डर था कि बेटा राजकाज छोड़कर सन्यासी बन जाएगा, इसलिए राजा ने अपने बेटे के चारों ओर एक ऐसी चार दीवारी खड़ी की जिसके अंदर दुख का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वो दुख ही होता है जो हमें सन्यास तक लेकर जाता है। राजा का सोचना था कि अगर बेटा दुख को देखेगा ही नहीं तो सन्यासी कैसे बनेगा। महल की चार दीवारी के अंदर कोई बूढ़ा नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। लेकिन एक दिन राजकुमार का सारथी उसे महल के बाहर ले जाता है और उस माया से बाहर निकलकर उसे असली दुनिया दिखाई देती है, जहां लोग भूखे हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज से व्यथित है। राजकुमार की ये जर्नी उसे एनलाइटमेंट के पाथ पर जाने के लिए एनकरेज करती है। वो राजमहल की सारी मोहमाया छोड़कर एनलाइटमेंट के पाथ पर आगे बढ़ जाता है और अपनी इसी जर्नी में वो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का सफर तय करता है, बिल्कुल हमारे फिल्म के नायक की तरह जो मिस्टर एंडरसन से नियो तक की जर्नी तय करता है। ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जो सतह पर तो कुछ और नजर आती है, लेकिन साईफाई की इन परतों के नीचे ये कई दर्शनों और संस्कृतियों को आत्मसात किए हुए है। इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का। लेकिन आज हमारे देश की जनरेशन, जिसे लगता है हमारे देश में हेरिटेज के नाम पर सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के अलावा और कुछ भी नहीं है, उनके लिए ये एक नाकाबिले बर्दाश्त आइडियोलॉजी है कि हमारे देश की हेरिटेज से निकलकर आने वाले दर्शन से प्रभावित होकर इतनी महान फिल्म कैसे बनाई जा सकती है। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिल्म देखिए। ये फिल्म फिलॉसफी और एलिगोरी के कई पैरेलल्स ड्रॉ करती है, जिन्हें एक बार में समझना लगभग नामुमकिन है। हर बार जब आप इस मूवी को दोबारा देखेंगे तो इससे कोई नया अर्थ निकाल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए। और हाँ, अगली बार भारतीय संस्कृति से निकलकर आने वाले किसी भी विचार पर हंसने से पहले उसे गूगल करिए। ये भी संभव है कि जिस संस्कृति में आप पैदा हुए हों उसके बारे में आप खुद उतना ना जानते हों जितना बाहर वाले जानते हों। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।